देश, एक भाव, एक पहचान हमारी। इस 15 अगस्त को आइए फहराएं आन बान और शान का प्रतीक, हर घर तिरंगा, और मनाएं आजादी का 75वां वार्षिकोत्सव। चुकाई है बड़ी कीमत, हुए आजाद तब जाकर, बड़ी कुर्बानियां देकर मिला अपना ये तिरंगा। आज पूरा राष्ट्र हर्षोल्लास के साथ आजादी का 75वां वार्षिकोत्सव मनाने में व्यस्त है। हम सब भी इस राष्ट्रीय महोत्सव को मनाने में आपके साथ खुशी बांट रहे हैं। अपने राष्ट्र का ये पुनीत पर्व अनंत बलिदानों की पावन स्मृति लेकर ये दिन हमारे समक्ष उपस्थित होता है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब यह तथ्य अनावृत होता जान पड़ता है कि इसी भारत में एक कालखंड ऐसा था जिसके अधिकांश भारतीय वतन के लिए ज्यादा और अपने लिए कम जीते थे, जिन्होंने राष्ट्रहित और देश सेवा के आगे स्वजन सेवा को नजरअंदाज कर दिया था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह ऐलान किया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मरने वाले आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफे कातिल में है। कितने वीर सपूतों ने आजादी प्राप्त करने के लिए देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों को हंसते हंसते चढ़ा दिया, जिन्होंने घर परिवार सुख सुविधाओं को किनारे कर वतन परस्ती का सेहरा माथे बांधा, लाठियां गोलियां खाई थी, जेल गए थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इसी भाव के साथ कि इसी भारत भूमि में मैं बार बार जन्म लूं, बार बार वतन की खातिर मौत को गले लगाने से भी नहीं डरूं। कितनी माताओं ने अपनी गोदी की शोभा, कितनी पत्नियों ने अपनी मांग का सिंदूर और कितनी बहनों ने अपने रक्षा बंधन का त्योहार भूलकर हंसते हंसते स्वतंत्रता संग्राम की भेंट कर दी। आजादी का ये अमृत महोत्सव लाखों लोगों के बलिदानियों का प्रतिफल है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर सपूतों की जीवन गाथा राष्ट्र गाथा के पर्याय की तरह ही है। मुगल काल में ही एक छोटे व्यापारी के रूप में अंग्रेज भारत आए थे। सामान्य प्रलोभन देकर तत्कालीन बादशाह को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में लेते रहे। बादशाह उनकी कूटनीतिक चालों से परिचित नहीं हो सके और वे लापरवाह की तरह शासन की बागडोर ब्रिटिश हुकूमत को सौंपते रहे। हम आपको जानकारी दे दें कि परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां अब कुछ ही देर में इस गांधी मैदान में आ जाएंगी। आज आजादी के 75वें वर्ष के पावन अवसर पर परेड का कमान करेंगे भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी दानापुर के अभिनव धीमान। एक छोटा सा
परिचय। आजादी के 75वें महोत्सव के शुभ अवसर पर पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज हम गौरवान्वित हैं हिमाचल प्रदेश निवासी और बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी अभिनव धीमान को अपने बीच पाकर। बालपन से ही आपके मन में समाज में शांति और सुरक्षा के साथ देश सेवा की भावना पल रही थी। अपने पिता आनंद कुमार की खाकी वर्दी अभिनव धीमान को अक्सर आकर्षित करती रही। परिणामतः प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने 2015 में आईआईटी खड़गपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर 2019 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में बिहार कैडर में योगदान दिया। मोतिहारी के बाद अप्रैल 2022 से आप एएसपी दानापुर में कार्यरत हैं। परेड कमांडर श्री धीमान का संदेश है, ऊर्जावान युवा को आज तक जो कुछ भी मिला है वो हमारे समाज, राज्य और देश की देन है। आजादी के इस 75वें महोत्सव में अब समय आ गया है ये सोचने का कि हम अपने समाज, राज्य और देश हित में क्या करें, क्या दें। सेकंड इन कमांड सार्जेंट सोनू निगम से अनुरोध है कि वे परेड की टुकड़ियों को मैदान में लाने की कृपा करें। थोड़ी देर बाद कुछ प्रेरक प्रसंगों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। सेकंड इन कमांड सार्जेंट सोनू निगम। Marca!
स्वतंत्रता दिवस परेड 14 कंटीजेंट परेड पर परेड आपके समादेशन के लिए तैयार है। कर्णप्रिय धुन पर मार्च करते हुए परेड में भाग लेने वाली मैदान के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर पर पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई है। सेकंड इन कमान सार्जेंट सोनू निगम ने इन टुकड़ियों का कमान परेड कमांडर एएसपी दानापुर अभिनव धीमान को सौंप दिया है। विधि व्यवस्था को बनाए रखना और आजादी की सुरक्षा इन कर्तव्यों से जुड़ा है इनका दायित्व। आजादी की बात जब भी आती है स्वतः स्मरण हो आते हैं क्रांतिकारी वीरों के नाम, उनकी शहादत, उनके कुर्बानियां। कभी वो भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वो भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। चखाएंगे मजा बर्बादी गुलशन का गुलचों को, बाहर आ जाएगी उस दम जब अपना बागवां होगा। ये सपना था स्वतंत्रता सेनानियों का। ईस्वी में मुर्शिदाबाद का सिराजुद्दौला ने अंग्रेज व्यापारियों को किलेबंदी पर रोक लगाई। आक्रोशित अंग्रेज व्यापारी का मुंहतोड़ जवाब नवाब सिराजुद्दौला ने दिया। अंग्रेज सेनापति क्लाइव की फौज से नवाब का भीषण युद्ध पलासी के मैदान में हुआ। मीर जाफर, मीरन, राय दुर्लभ, जगत सेठ आदि ने अपने स्वार्थ में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। पलासी के युद्ध में सिराज की पराजय हुई। पलासी की जंग में अगर नवाब सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर जैसा विश्वासघाती सेनापति नहीं होता तब पलासी युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अंग्रेजों की कूटनीति से दूर रहने के लिए ही कालांतर में नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अलग कर मुंगेर में बना ली थी। दिल्ली में मुगल बादशाह का हाल दिन प्रतिदिन कमजोर ही होता जा रहा था। बादशाहत के नाम पर उन्हें पेंशन दिया जाता और शासन की बागडोर पूरी तरह अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली थी। सन 1857 ईस्वी दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर बादशाहत की चादर ओढ़े और पेंशन पर जीवन यापन करते हुए बहादुर शाह जफर शेरो शायरी में ही बैरकपुर में सिपाही मंगल पांडे ने गोरी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज
मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली में घुसकर मारकाट करने लगे। बरेली से देशभक्त मोहम्मद बख्त खां अपनी समस्त सेना के साथ बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसने बहादुर शाह को बादशाहत की गरिमा का स्मरण दिलाया, कार्यों को संगठित किया और बादशाह की छत्र घर का भेदी लंका ढाल। मौका देखकर बादशाह बहादुर शाह और एक दिन 80 वर्षीय बहादुर शाह बंदी बना लिए गए। बादशाह की गिरफ्तारी से दिल्ली में देशभक्तों के भीषण तांडव से बचने के लिए गोरी सरकार ने बादशाह को देश निकासन की सजा देकर रंगून भेज दिया। मौत से पहले उस शायर बादशाह ने कहा था, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आजादी की इस लड़ाई में जात पात, धर्म संप्रदाय, प्रदेश आदि की चिंता किए बिना सभी वर्ग अपने को भारतवासी महसूस करते हुए अंग्रेजों से मुकाबला करने को सदैव तत्पर रहे। आजादी के इस माह में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसकी हिफाजत और शोषण के खिलाफ 1855 से ही संथालों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का बीड़ा उठाया। सिद्धू कानू के नेतृत्व में साहेबगंज से शुरू हुए ये आंदोलन छोटा नागपुर, संथाल परगना से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज तक 1908 संथाल हूल आंदोलन की तरह ही आदिवासियों का अन्य आंदोलन भी उग्र रूप लेता गया। आदिवासियों के उग्र आंदोलन देख ब्रिटिश हुकूमत भयभीत होती रही। आक्रोशित आदिवासी समूह हजारीबाग जेल में घुस गया, जेल में आग लगा दी। संथाल विद्रोह खड़वार आंदोलन के अग्रणी भगीरथ मांझी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और तिलका मांझी, छोटा नागपुर के बिरसा भगवान की कुर्बानियां चिंगारी बनकर उभरी थी और ज्वाला बनकर छा गई थी। आज आजादी के 75वें महोत्सव के पावन अवसर पर उन वीरों का गर्व से हम स्मरण करते हैं। दिलों में बसा एक सपना था, दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का, जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। किसी भी देश की आजादी के पीछे देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, देश प्रेमियों और क्रांतिकारी वीरों का हाथ होता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, पत्रकार या संपादक हो, नौकरी पेशे वाला हो या फिर साधु संत औघड़ फकीर। देश पर कुर्बान होने वालों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म या मजहब नहीं होता। उनकी नजर में तो केवल अपना देश होता है। उनका तो एक ही महामंत्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। एक ही नारा रहा, राष्ट्र के हम हैं, राष्ट्र हमारा है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे महान नेताओं को तप तपस्या, त्याग बलिदान, आग और तूफान की अनेक मीठी कड़वी मंजिलों से गुजरना पड़ा। अमीरी की बेशुमार कड़ियों को तोड़ना पड़ा। स्वराज्य की चाहत में उठाए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और करेंगे या मरेंगे जैसे जोशीले नारों की गूंज से
उन सब ने देश के कोने कोने में स्वाधीनता का ऐसा अलख जगाया था कि भारत की सोई आत्मा करवट बदलकर समुद्र की लहरों की तरह तरंगे बनाने लगी। अपनी ओजपूर्ण लेखनी से बंकिम चंद्र चटर्जी ने देश में राष्ट्रवाद का अलख जगाया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर उन्हें अपना साहित्यिक गुरु मान का प्रकाशन करते थे। तब कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर अपनी लेखनी बंग दर्शन में प्रकाशनार्थ भेजते थे और उनका साहित्यिक जीवन इसी पत्रिका से पल्लवित पुष्पित हुआ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही किया था। जगदीशपुर निवाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में बिहार के इस सपूत ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेकर 7 ब्रिटिश सेनापतियों को पराजित किया था। गोली लगने पर उन्होंने दूसरी भुजा काटकर मां गंगा को अर्पित किया था। देश में 1857 का वही एकमात्र वीर योद्धा था जिन्होंने आजाद जगदीशपुर में अपने प्राणोत्सर्ग किए। अपने त्याग बलिदान के समक्ष पूरा देश आजादी के इस 75वें महोत्सव के पावन अवसर पर सादर नमन करता है। वतन की खातिर लड़ा वतन पे लहू जो अपना बहा दिया, उन्हीं की यादों का है ये मेला। वतन पे सर जो कटा दिया, वतन पे सर जो कटा दिया। आजादी के इस 75वें वार्षिकोत्सव पर हम नमन करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर सेनानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें विरासत में आजादी दी। हम नमन करते हैं उस बहादुर मंगल पांडे को जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह का प्रथम शंख फूंका था। हम नमन करते हैं राव साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिनकी हुंकार और तलवारों की चमक ने 7 समंदर पार ब्रिटेनिया सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। सर पर कफन बांधे ये वीर सपूत मरना जानते थे, झुकना नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देख ब्रिटिश सेनापति जनरल सर यूरोज ने अपनी डायरी में लिखा था, रानी वाज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर आई हैव एवर सीन। शी वाज द इंडियन जॉन ऑफ आर्क। आज हर तरफ वतन के वास्ते जीने मरने के गीत गाते बच्चे हों या बूढ़े नजर आते हैं। हम सबका मन भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाने को मचल उठता है। बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक। हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गूंजे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। इतिहास के पन्नों में ये तहरीर लिखी है, इतिहास के पन्नों में ये तहरीर लिखी है। कहते हैं जिसे हिंद शहीदों की जमीन है। इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए। जो वतन पे हो कुर्बान ऐसा नौजवान चाहिए। आज आजादी के 75वें महोत्सव पर हम बिहार के उन अमर बलिदानियों को भी सादर नमन करते हैं जिन्होंने स्वजन की परवाह किए बिना राष्ट्र के नाम अपना नाम लिख दिया। सासाराम, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, आरा आदि शहरों में महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 42 में युवाओं में एक अलग जोश और जुनून था। सरकारी कार्यालयों पर
राष्ट्रीय तिरंगा लहराने के लिए वे आगे बढ़ गए थे। हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं सासाराम के जवाहर भगत, जयराम सिंह, रामकृत महतो को, भागलपुर के कुमार काल रूप, मनराज कोयरी और महिपाल सिंह को, मुंगेर के लखनलाल सिंह, सुखो महतो और मुकुटधारी सिंह को, नालंदा जिला के भीमसेन महतो, हरिनंदन सिंह और दुखन राम को। हम कोटिश नमन करते हैं पूर्णिया के जोग नारायण सिंह को, बाबूलाल मंडल और बुकरू मियाँ को, मुजफ्फरपुर के कबरी भदाई, राम प्रसाद तिवारी और कुलदेव मिश्रा को, मोकामा के रामेश्वर कहार, दुखी गोप और श्री नारायण राम को, सहरसा के पुलकित कामत, हरिकांत झा और कलेसर मंडल को, गया के कामेश्वर सिंह, जगन्नाथ मिश्र और कैलाश राम को, दरभंगा के सरजुग कापुर, बुटाई महतो और ननकू केवाणी को, सारण के खूबलाल प्रसाद, रामजस कोयरी और किशोरी प्रसाद को। इन अमर शहीदों ने हमें विरासत में आजादी प्रदान की है। इन्हें शत शत नमन। मैं किस मिट्टी में जन्मा हूं, यारो उस मिट्टी का नाम लिख देना। मैं किस मिट्टी में जन्मा हूं, यारो उस मिट्टी का नाम लिख देना। मेरे कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान का नाम लिख देना, हिंदुस्तान का नाम लिख देना। इतिहास और पुराण में वर्णित मगध प्रदेश का एक कालखंड ऐसा था जब इसका साम्राज्य चीन और अफगानिस्तान तक विस्तारित था। लेकिन धीरे धीरे एक कालखंड ऐसा भी आया जब भारत के मानचित्र पर बिहार का नक्शा ही गुम हो गया। पूरा बिहार आज के शुभ मौके पर श्रद्धा से स्मरण करता है कुशल प्रशासक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और विद्वान मनीषी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिन्होंने विद्वज्जनों को एकत्रित कर बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सतत संघर्ष किया। अपनी पत्रकारिता के बल पर सन 1912 में डॉक्टर सिन्हा ने विश्व के मानचित्र पर पुनः बिहार की गरिमा को नक्शे में उद्धृत किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की विद्वता ही थी कि भारतीय संविधान सभा का उन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नई पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना स्थित अपने ही आवास में सन 1924 में एक विशालकाय पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना उन्होंने की, जहां आज पाठकों और शोधार्थियों की भीड़ होती है। 1947 में आजादी मिलने के बाद बिहार के नवनिर्माण में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। 1946 से लेकर 1961 तक बिहार को वे सजा हवलदार शशिकांत राम। इनके अलावा
12 अन्य घोड़ों पर हैं सिपाही राजकुमार लूकस पर, सिपाही स्नेहाशीष चंद्र तिर्की ब्लैक बेरी घोड़ा पर, हवलदार विजय प्रसाद पद्मिनी घोड़ी पर, हवलदार मदन गोपाल सिंह शिवा घोड़ा पर, हवलदार बुद्धराम सुल्तान घोड़ा पर, सिपाही संजय कुमार भट्ट विराट घोड़ा पर, सिपाही राकेश रोशन चेतक घोड़ा पर, सिपाही मुकेश कुमार दीपक प्ले बॉय घोड़ा, सिपाही मनीष कुमार ट्यूस्टर घोड़ा, सिपाही आलोक कुमार शबाना घोड़ी, सिपाही रामशंकर सिंह नीलोफर घोड़ा, सिपाही मंगरू राम कावेरी घोड़ी। मंच के निकट पायलट में हैं बिहार पुलिस के सिपाही अमृता कुमारी और सिपाही ज्योति कुमारी। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं कमांडर राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब परेड कमांडर अभिनव धीमान। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड 14 कंडीशन परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। अपने खड़ा रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में है परेड कमांडर अभिनव धीमान। जीप ड्राइव कर रहे हैं एचक्यूआरटी के चालक हवलदार मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों को बिना विपरीत परिस्थितियों के निपटने की कल्पना भी। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी उन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना और तड़प है। ये कायरों की ये टोली नहीं है। सबसे पहली टुकड़ी है सीआरपीएफ की। कंपनी कमांडर हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून एसआई साजन कुमार, एसआई लक्ष्मण झा। नहीं जल गया, नहीं अभी ऑफ करके। आईटीबीपी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, प्लाटून एसआई श्यामलाल, एसआई प्रवीण तिर्की। तीसरी टुकड़ी है सीआईएसएफ की। कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर संगीत सीवी, प्लाटून एसआई प्रवीण कुमार, एसआई एससी सत्यार्थी। एसएसबी चौथी टुकड़ी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नानक रॉय, प्लाटून एसआई हीरा सिंह, एसआई संजीव जागलान। पांचवी टुकड़ी एसटीएफ कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह, प्लाटून एसआई चंदन कुमार, एसआई सुनील कुमार। बीएसएपी 1
कंपनी कमांडर एसआई कृष्णा तमांग, प्लाटून एसआई गणेश बहादुर थापा, एसआई जितेंद्र थापा। 7वीं टुकड़ी बिहार जिला पुलिस पुरुष, कंपनी कमांडर एसआई वजेंद्र सिंह यादव, प्लाटून एसआई अजीत कुमार खंडाइट, एसआई विष्णुदेव मेहता। बिहार पुलिस महिला, कंपनी कमांडर एसआई निधि कुमारी, प्लाटून एसआई प्रियंका कुमारी, एसआई काजल कुमारी। 9वीं टुकड़ी दंगा निरोधक दस्ता, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर शिवलाल सिंह, प्लाटून एसआई शंभुनाथ प्रसाद, एसआई राधेश्याम प्रसाद। गृह रक्षा वाहिनी शहरी, कंपनी कमांडर एसआई मंटू कुमार, एएसआई रमेश पांडे, एएसआई सत्येंद्र कुमार मालाकर, प्लाटून कमांडर। गृह रक्षा वाहिनी ग्रामीण, कंपनी कमांडर एसआई महीप कुमार, प्लाटून एसआई दिलीप कुमार ठाकुर, एसआई संजय राम। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार, प्लाटून एसआई मनोज कुमार राय, एसआई दीपक मेहता। स्वान अग्निक विजय राम, अग्निक उदय कुमार। बैंड आर्मी और पाइप बैंड BASP 1 सिपाही सौरभ कुमार। स्ट्रीक मार्शल में हैं सिपाही अमृता कुमारी, सिपाही ज्योति कुमारी और जीप चालक हैं HQRT के हवलदार देश के लिए जान देने का मौका ही हो, किंतु अच्छी भावना के साथ किया। राष्ट्रीय भारत देश ने क्या दिया और क्या नहीं दिया ये सोचने के बजाय देश को हमने क्या दिया और देश चिंतन करें पर आ गई है और माननीय चमक रहा पिंगले वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजादियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सार्वभौमत्व की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश हम उनका अभिनंदन करते हैं।
इतिहास इस बात का गवाह ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होता अगस्त तक औसत वर्षापात में 39% की कमी हुई है, जिससे धान रोपनी 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाए। अच्छी खाद सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, मिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच में, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से जनसंख्या पर जांच का है 6,38,000। यानी बिहार में जांच की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी तेज रहती है और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग लगातार इस पर ध्यान दिए रहते हैं। अब मार्च 21 से ही कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसमें प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और प्रिकॉशनरी डोज को मिलाकर 14,75,00,000 से अधिक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है तथा लोगों को हर संभव सहायता एवं अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत सब प्रति को परिवार को 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584 करोड़ और 82 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर चीजों में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे विधि व्यवस्था हो। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे
और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में यानी इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं, ताकि जहां पर कोई क्राइम होता सुरक्षा करते रहे। यानी पहले क्या होता था, हिस्से में कर दिया गया, अब उसके चलते जहां भी पूरे तौर पर करते रहते हैं और पूरा का पूरा विभाग, इसके वरिष्ठ अधिकारी एक एक चीज को देखते रहते हैं और समय समय पर, और किसी चीज की नहीं कि भाई कितना क्राइम बचा हुआ है, हर तरह से हम लोगों ने आप उसकी पूरी की पूरी जांच करिए। ये सब काम हम सब लोग कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इसके तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित कॉल सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड में एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जा करके इस काम की शुरुआत करने का मौका मुझको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा। जब भी कुछ होता है यहाँ से उस इलाके को सूचित भी करते हैं और यहाँ से भी वहाँ पर भेजने का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब काम हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझ जाए कि शुरू में ही जो सब जो है हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी शुरू से माहौल कायम किया है। शुरू से ही सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये 2006 से ही हम लोगों ने इस पर जितनी बातचीत की है और इस बात को देख करके ये सारे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसमें सक्रिय रहते हैं, तत्काल वहां पहुंचते हैं, किसी मामले को इसको और ज़्यादा कहते हैं और सदैव अवस्थित और संवेदनशील कब्रिस्तानियों की घेराबंदी की जा रही है। अब तक 9,442 चिन्हित किया गया है और 7,220 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर ली गई है। यह काम लगातार जारी है ताकि किसी तरह का तनाव नहीं आए। ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2016 से ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी की भी घटनाएं घटती रहती। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि जहां जिनकी चारदीवारी नहीं है उसकी चारदीवारी हम लोग करें और जो 60 साल से पुराना जितने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 295 मंदिरों की चारदीवारी की जा चुकी है और अब हमने कहा है कि इसके अलावे भी और जितने की भी चारदीवारी नहीं है और 60 साल से कम वाले भी हैं उनको भी हम लोग आगे देखेंगे ताकि हर हालत में ठीक ढंग से चारदीवारी हो जाए और कोई घचपच इधर उधर नहीं कर सके। मंदिर में जा करके कोई कुछ भी न कुछ भी कहीं से कहीं मूर्ति की चोरी भी करता है और ये सब तरह की घटनाएं घटती हैं। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने 16 से किया है, इसको आगे भी हम लोग काम करेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब आगे का भी यही तय कर दिया है, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब परंपरागत शवदाह गृहों को ठीक कराकर और लोगों को दाह संस्कार एवं बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह की भी
व्यवस्था होगी, यानी जो चाहेंगे वो विद्युत सप्ताह गृह भी कर सकेंगे। ये सब चीज हम लोगों ने करने का निश्चय किया और प्रशासनिक सुधार के लिए भी सारा काम। अब आप जानते ही हैं कि बिहार लोक सेवा कानून हम लोगों ने 11 में लागू किया। अब इसके तहत नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एवं नियमित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा। 15 अगस्त 2011 से इसको शुरू किया गया और अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। शुरू में 9 विभागों की 35 सेवाएं थी, अब इसको बढ़ा करके 14 विभागों की 153 सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। अब इसमें से जो भी होता है उसमें 73% केवल जाति का, आय का और किसी के आवास का, निवास का प्रमाण पत्र, इसके लिए सबसे अधिक लोगों का आता है एप्लीकेशन, तो 73% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी कर दिया है, लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। अब इसमें 90% लोग ऑनलाइन सुविधा ले रहे हैं। ये सब चीज हो रहा है। और लोक शिकायत निवारण कानून भी आपको मालूम है हम लोगों ने जो लागू किया 16 में, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब तक कुल प्राप्त 12,18,075 आवेदनों में से 11,80,672 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका। अभी निरंतर चलता है, लेकिन अब हम लोगों ने तब 1 साल से फिर शुरू कर दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। अब ये इसको भी शुरू कर दिया है, यानी लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। और उसके साथ जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यह भी सब चलता रहेगा। अब आपको सबको मालूम है कि हम लोगों ने विकास का जो काम किया, राज्य में सड़कों और पुल पुलियों और भवनों का निर्माण किया। हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं उससे राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज़्यादा समय न लगा। अब वो जब हो गया तो उसके बाद तय कर दिया हम लोगों ने कि अब 5 घंटे का करेंगे। इसके लिए और ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, ये सब चलता रहा है। और हर तरह से चारों तरफ आप जानते हैं कि फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया गया है और अन्य जिलों में आरओबी एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से यानी आप समझ लीजिए पुल पुलियों के लिए भी काम हो रहा है। और एक तो अभी आपको मालूम है हम लोगों ने शुरू किया था दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ बनाने का हमने किया था और इसका शुभारंभ किया था 11 अक्टूबर 2013 को। अब अभी जाकर के 24 जून 2022 से जेपी गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया। इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग गंगा पथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी कई बार 2-3 बार देख चुके हैं, लोगों को कितनी खुशी है। और दीघा से दीदारगंज तक संपूर्ण ले जाने की योजना है, जहां पर गंगा नदी पर निर्मित होने वाले शेरपुर दीघापुर 6 लेन पुल से भी संपर्कता होगी और पूरब में गंगा पथ को गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन पुल से भी जोड़ा जाएगा। और भविष्य में हमारी इच्छा है कि गंगा पथ को पूरब के किनारे अभी जो पथ बन रहा है जेपी गंगा पथ, अब कितना लोगों को खुशी और कितनी दूर तक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का और फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में लोगों को कितनी और ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो ये काम भी हम लोगों का जारी रहेगा। और एक बात आप जान लीजिए, एक चीज़ हम लोगों ने और कर दिया कि सड़क, पुल और भवनें जो सरकार बनाती है इसका मेंटेनेंस को भी डिपार्टमेंट को ही करना है। अब इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हैं कि जितने संबंधित विभाग इसकी पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। अब विभागीय तौर पर मेंटेनेंस के लिए आप समझ लीजिए अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी।
ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे, अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए हैं आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप सामने ही देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसमें ज्ञान भवन सबसे पहला बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक प्रतिमा लगाई है। अब ये कितना बढ़िया है, और जान रहे हैं बापू सभागार में 5000 की संख्या है। अभी तक देश में कहीं नहीं बना है इतना बड़ा, अब यहाँ पर ये बना हुआ है और कितने लोग आ रहे हैं। तो यही सामने देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने इसको बनाया। और फिर पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया गया। पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं, और दोनों म्यूजियम को, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को, आप समझ लीजिए भूमिगत मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और उसके अलावे सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया, और यह भूकंप रोधी भवन है। 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को यह सह सकता है, ऐसा बनाया गया है। और इसलिए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को वहीं पर रखा गया है। कहीं अगर ऐसी दुर्घटना होगी वो रहेगा, और वहीं से फिर पूरे सब जगहों पर लोग इसको देख सकते हैं। और 7 दिन तक वहाँ जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, ये खास तरह का बिल्डिंग बनवाया गया है, और जो काम कर रहा है आप लोगों को भी, सब लोगों को मालूम है इसके बारे में। और समझ लीजिए कि उसके पहले भी तो हम लोग 2012 में भी राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया, और 2018 में हम लोगों ने बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू किया गया, और अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को उसका भी निर्माण पूरा हो गया। तो इस सब तरह से, और बाकी आप जानते हैं 1917 में जो बापू आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह में, तो उनके बिहार आने की स्मृति में ही मोतिहारी और बेतिया में 2000 की क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण पूरा हो चुका है। और मुजफ्फरपुर में, चूंकि बापू आए थे और पटना से मुजफ्फरपुर से ही आगे गए थे, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का सभागार का निर्माण चल रहा। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण भी किया जा रहा, जिसमें आप जान लीजिए कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बनाया जा रहा। अब आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष इसमें रखे जाएंगे। ये अस्थि अवशेष वैशाली के पास मड स्तूप से खुदाई करके निकाले गए थे पहले, कई साल पहले, और वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में रखा हुआ सुरक्षित तौर पर। ये बन जाएगा, वहाँ पर रहेगा। लोग कितनी बड़ी संख्या में उसको देखने जाएंगे। आप जानते हैं वैशाली का भी इसका कितना बड़ा संबंध है। और पूरे तौर पर हमारे जो यूथ हैं, इन सबको साइंस के बारे में नई जानकारी देने के लिए पटना में आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, और इसका नामकरण हम लोगों ने किया था APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उनका निधन हो गया था, उनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध था, आते रहते थे, राष्ट्रपति थे तब भी, राष्ट्रपति के बाद भी। तो जब उनका निधन हो गया तो हमने कहा कि नहीं, उनकी स्मृति में हम इसको रखेंगे, इसलिए उसका नाम हमने APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया।
अब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में पटना में बापू टावर बन रहा है और उस बापू टावर का निर्माण जो कराया जा रहा है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज बापू के बारे में मालूम हो जाए, कोई भूले नहीं। देश को जो आजाद कराया, नई पीढ़ी के लोगों को हर तरह से याद रहना चाहिए कि हमारे बापू ने क्या किया। तो एक एक चीज वहां पर हम लोग ऐसा करवा देंगे, चारों तरफ से ला करके कर रहे हैं, बराबर हम देखते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के एक एक बच्चे बच्चियों को पूरी जानकारी बापू के बारे में हो, तो वो हर चीज को देखेंगे। ये भी हम लोग सब बनवा रहे हैं, तो सब तरह से काम कर रहे हैं। और काम हम लोग कौन सा छोड़ रहे हैं? आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण का सब तरह का काम करते हैं। और आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही है। आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आप देख लीजिए, और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका और नगर निकायों का भी चौथा बस होने वाला है। तो इस सब जगह जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है, तो और उसके अलावे साथ में ही हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का 50% का आरक्षण किया था। तो अब सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक में महिलाओं को रखा। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102 और इतना ज़्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी, चूंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूंकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी पहले, हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। अब इससे कितनी महिलाओं को जागृति हो रही है और कितना अच्छा काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं जीविका समूह का। और बालिकाओं के लिए भी तो आप जानते ही हैं, हम तो क्यों चाहते थे बालिकाओं को पढ़ाना। एक बात तो सबको हम इसलिए बार बार याद करा देना चाहते हैं कि हमारा जो मानव विकास मिशन है उसने पूरा सब तरफ से जानकारी लेकर के 13 में एक बार पूरे तौर पर बताया और जानकारी दिया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 है। और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार में उन परिवारों का प्रजनन दर 1.6 निकला। इसको लेकर के मेरे मन में तो यूरेका की भावना आई और तभी हम लोगों ने हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय किया। और उसके लिए सारा काम, ताकि महिलाएं खूब, लड़कियां खूब पढ़ें और उसके चलते प्रजनन दर नीचे जाएगा। और उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सब जगह किया, लेकिन अब उसके आगे और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए
कि आप समझ लीजिए कि सब जगह जो पढ़ाने के लिए लड़कियों को जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो अभी जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो बहुत हो गया है। अब इसके लिए आप समझ लीजिए नए विद्यालय भवन के लिए में 2768 स्कूलों में और 3503 विद्यालयों को अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण काम कर रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए कि 7530 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत, तो ये सब काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि जो ये बात हो रही है कि अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, आप समझ लीजिए 2005 में बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तो फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही है ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000, और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000, और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो इतना करने के बाद ताकि लड़कियों को और हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा का मतलब यही है कि इस पर हम सब लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए। और न्याय के साथ विकास तो हम लोग करते ही रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में, और संघ लोक यूपीएससी 10,000 रुपया, और अगर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का है तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि, ताकि पहला परीक्षा पास कर जाए तो दूसरा और अंतिम परीक्षा की पूरी तैयारी, क्योंकि ज्यादातर गरीबी परिवार है, यह हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को बीपीएससी में 3118 और यूपीएससी में 92 लोगों ने फायदा लिया। अति पिछड़े वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में बीपीएससी में 4301 और यूपीएससी में 113 ने योजना का लाभ लिया। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और कौन काम नहीं कर रहे हैं? ग्राम परिवहन योजना हर जगह पर, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में 7 योग्य वाहनों की शुरुआत, और 4 देते हैं हम लोग, और उसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। और हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हर पंचायत में 4 और अति पिछड़ा के लिए 3 वाहन देने का हम लोगों ने योजना चलाई है, चल रही है। और इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के 22,887 और अति पिछड़ा वर्ग के 16,547 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया। तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं। और जो भी हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 87 आवासीय विद्यालय संचालित है। अब वैसे प्रखंड जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50,000 से अधिक है, वैसे 40 प्रखंडों में 10+2 आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। और इस पर
70 करोड़ रुपया, 1870 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब इसका सब काम किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग +2 कन्या आवासीय विधायक खोला जा रहा है। 18 जिलों में निर्माण कार्य जारी है, 20 में निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में किया जाएगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के 111 छात्रावास संचालित हैं और इसमें 19 छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब यह तय किया गया है कि जिन प्रखंडों में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 30,000 से अधिक है, वैसे 136 प्रखंडों को चयनित किया गया है और वहां 100 क्षमता वाले छात्रावासों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। और इसमें भी कितना खर्च आएगा? 667 करोड़। तो हर प्रकार के लोगों के लिए तो काम किया जा रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में लगभग 25 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास अवस्थित है। 9 जिलों में कार्य शुरू किया गया है और 4 जिलों का भी निर्माण कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। और उसी तरह से आप जानते हैं कि 8-9 में ही अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी जिला में 100 बेड्स वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाने की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। 32 जिलों में ये काम हो गया है और वहाँ बिल्डिंग नहीं मिलने के कारण समय लगा, लेकिन 6 जिलों में बाकी काम भी अब शुरू हो चुका है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी सब काम किया जा रहा। जो भी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए परित्यक्ता योजना पहले 10,000 रुपया दे रहे थे, अब उसको 25,000 रुपया कर दिए और इस योजना का लाभ अब तक 13,876 महिलाओं ने ली है। और मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण का योजना चल रहा। अब आप मदरसों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों को, पहले उनको कितना पेमेंट था? कुछ न के बराबर था। अब हम लोगों ने उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है कि अन्य स्कूलों में जो मिलता है उनको भी, जिसको भी मान्यता प्राप्त है, वैसे सभी मदरसों में वही दिया जाएगा, उनको दिया जा रहा है, तर्ज दिया जा रहा है। तो उसी तरह से और हर प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो सबसे पुराना, सबसे और ऐतिहासिक है अंजुमन इस्लामिया हॉल, अब उसका जो हम लोगों ने पुनर्निर्माण करा दिया है, अब कितना सुंदर बन गया है और भव्य इमारत बना। अब उसी तरह से आप जान लीजिए पटना सिटी में शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर यह भवन बन रहा। अब हर जिला मुख्यालय में वक्फ की भूमि पर 10+2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण योजना की स्वीकृति दी गई है। अब आप जानते हैं कि दरभंगा आवासीय विज्ञान निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी जिले में निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आगे दोनों वक्फ बोर्डों को आवासीय विद्यालय के लिए स्थल का चयन कर सूचित करने को कहा गया है कि जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी उन्हीं जगहों पर इस तरह का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण का काम किया जाएगा। तो हम लोगों ने सब तरह से काम कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि पटना के मीठापुर में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब पटना के मीठापुर में कितना अच्छा बन गया। तो इस तरह से एक एक जगह पर हर तरह के काम के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और समाज सुधार के लिए हम लोग तो निरंतर अभियान चलाते हैं। आप जानते हैं शराबबंदी, इसके लिए जो काम किया गया 16 से। अब उसके बाद जो दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन निरंतर अभियान चल रहा है। और आप जान रहे हैं कि एक एक चीज को अब बताया गया है। दारू कितना बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में रिपोर्ट दी और बोल लीजिए शराबबंदी पर आजादी की लड़ाई में बापू ने, राष्ट्रपिता ने जो एक एक बात कही, और फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए,
ये गैर कानूनी चीज है। ये सब चीज के लिए निरंतर हम लोग अभियान लगा रहे हैं और सबको पालन किया जा रहा है। और एक बात हम हर जगह जाते हैं दिखाते हैं, इसके लिए हम लोगों ने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत इस चीज को हम लोगों ने कराया है। और जान लीजिए इसमें एक एक चीज लिख दिया है। WHO का रिपोर्ट, शराब का जो दुष्परिणाम है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बातें कही है, ये सब चीज को, और बापू ने जो कहा, बापू ने क्या कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। अब कौन लोग हैं हम लोग शराबबंदी, बहुत लोगों को खराब लगते रहता होगा, लेकिन चलिए कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। लेकिन अगर सोचिएगा कि जिन्होंने देश को आजाद कराया, अब बापू का जो विचार है, हम तो आखिर उन्हीं के विचारों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो ग्रोथ हो रहा है, बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके सब विचारों को देख करके ही हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए उनका भी तो है शराब को कितना बुरा चीज है, रोज कितना आदमी मरता है, देख रहे हैं, जहरीला पी लेता है, मर जाता है, तो कितना बुरा चीज है। तब बापू की बात को समझना चाहिए। और एक बात और मान लीजिए कि ये जो WHO की रिपोर्ट है, अब आप जान लीजिए उसने पूरे दुनिया भर का सर्वे करके एक एक चीज का आकलन करके जो उसको 2018 में प्रकाशित किया, कहा कि विश्व भर में आप समझ लीजिए 30 लाख लोगों की मृत्यु एक साल में, अगर 2016 में, तो उसमें से 5.3% शराब पीते रहते थे, उनकी मृत्यु हुई। आप ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, शराब के सेवन के कारण युवाओं में मृत्यु दर बूढ़े लोगों की अपेक्षा काफी अधिक है। 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5% लोगों की मृत्यु शराब के कारण होती है। और कितनी कितनी बीमारियां, शराब के लगभग 200 बीमारियां बढ़ती है। और आत्महत्या के कुल मामलों का 18% सेवन के कारण होते हैं। यह WHO का रिपोर्ट है। और उसके अलावे जो कुछ भी दहेज प्रथा और बाल विवाह, ये दोनों के उन्मूलन के लिए कम शादी में लड़की का शादी होना चाहिए और लड़की के शादी में दहेज लेना चाहिए, कितनी गंदी चीज है। इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और उसके बारे में एक एक बात, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा अभियान, ये सब करके आप ये जान लीजिए हम लोगों ने घर घर ये हम लोग पहुंचा रहे हैं, ताकि हर घर में लोग देख लें, जाने, पढ़ें शराब कितनी बुरी चीज है, दहेज प्रथा कितना गलत है, बाल विवाह कितना गलत है। सब लोग जानेंगे तो काफी अच्छा काम सब कुछ होगा। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और आपको तो सबको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने 7 निश्चय का काम शुरू किया, अब उसकी कितनी प्रगति हो गई। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, ये पहुंचा दिए हम लोग। और शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया, एक एक तरह का काम कर दिया गया हर तरह से। और टोलों को ग्रामीण सड़कों के साथ उसको जोड़ने का काम, ये सब काम तो हम लोगों ने सब जगह किया है। और ये लगभग ये सब काम पूरा हो रहा है। और बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, युवाओं को बल के तहत, आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लोग ले रहे हैं। हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। अब इसके आगे भी जो हम लोगों ने और आगे के लिए सोचा है, आगे बढ़ाने के लिए, अब आप जान लीजिए कि सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट का अब सब कुछ काम शुरू हो रहा है। अब आप सोच लीजिए कि रात में एक एक गांव का आदमी को कितनी रोशनी रहेगी, लोग देखेगा रात में सोलर स्ट्रीट लाइट के जरिए। तो ये सब काम भी हम लोग करवा रहे हैं, करवाएंगे। और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बना करके टेली मेडिसिन से लोगों की चिकित्सा परामर्श किया जाएगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो बाल हृदय योजना शुरू किया कि
हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का, अब कितने लोग ऐसे ही मर रहे थे, उसका कोई उपाय नहीं होता था, बहुत कठिन होता था, तो उसके लिए हम लोगों ने योजना शुरू करा दिया। और अब तक आप जान लीजिए 483 बच्चों का प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर में अवस्थित सत्य साईं अस्पताल में इलाज हो चुका है। और ये निरंतर करते हैं, उनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ से यहाँ लाते हैं। कोई भी जाता है अपने बच्चे या बच्ची के साथ वहाँ रहता है, उसको रहने की सुविधा होनी चाहिए, जाने की आने की सब तरह का घर से सुविधा होना चाहिए। ये एक एक काम हम लोग करके सब लोगों को सहयोग दे रहे हैं, आज इसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो हर तरह से ये सारा सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। और पशुओं के लिए भी 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने के बारे में सब कुछ उसके लिए तैयारी हो रही है। और मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशु चिकित्सक और अन्य कर्मियों के द्वारा घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सालय में अन्य सेवाएं निःशुल्क दी जा रही, तो ये सब दी जाएगी, ये सब चीज़ किया जा रहा है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस बार तक कितना बुरा हाल हम शुरू में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। और इसके लिए आप समझ लीजिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग पूरे तौर पर हम लोग काम करेंगे। और आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीज़ों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं, सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान, यानी कि जल संरक्षित है और ज़्यादा इसको बढ़ाया, लगभग 7 करोड़ 35 लाख उसके अलावे पौधारोपण। तो अब जो 9% था अब वो बढ़ के 15% हो गया, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि इसको 17% से भी आगे करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का तो क्षेत्रफल कम है और आबादी ज़्यादा है, तो जितना मैक्सिमम संभव है उतना हम लोग हरियाली के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। और दूसरा है कि मौसम के अनुकूल कृषि का, तो इस सब लोगों को अब सिखाया जा रहा है। अब समझिए कि 38 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है और हर जगह किसानों को सभी कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रति वर्ष 1.5 लाख किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। खाली ऊर्जा की बात नहीं है, असली नेचुरल तो सौर ऊर्जा, और उस पर खूब जोर दे दिया। सरकारी भवनों में 2135 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा अधिस्थापित कर दी गई।
अब आप जानते ही हैं, इसके अलावे हम लोगों ने जो तय किया जाति आधारित गणना, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा रही है। हम लोगों ने तो तय किया 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, लेकिन हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और इसको समझ लीजिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को दी गई है। और इस काम में विभिन्न विभागों के जितने अधीनस्थ कर्मियों की सेवाएं ली जा रही, सब तरह की पूरी तैयारी कर दी गई है, सबकी सेवा ली जाएगी और पूरा तैयारी करके इसको तेजी से हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और उसके साथ साथ हर परिवार की, किसी भी जाति का हो, उसका आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हम लोग करेंगे साथ साथ, ताकि कौन परिवार चाहे किसी भी जाति का, वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना है, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और इससे ये हो जाएगा, ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम, और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे। और मांग करना होगा तो मांग करते रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से ये सब काम इतना करते रहेंगे। तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास, ये सबसे बड़ी चीज है। तो हम लोगों को जब मौका मिला भाई, तो हम लोग तो इतना काम इतने दिन से करते रहे हैं, जो भी मौका है आगे जो भी करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के अब लोग हैं, आप उप मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी सब लोग हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे, पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध है, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जनता को संबोधित। अब परेड कमांडर, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अभिनव धीमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए सधे और चुस्त कदमों की चाल से सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस परेड समाप्त हुआ। परेड को विसर्जित करने की अनुमति चाहता हूँ।
समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात भाग लेने वाली टुकड़ियां मैदान में निर्धारित स्थान पर जा रही है। हम आभारी हैं बीआरसी के इंस्ट्रक्टरों के प्रति, जिन्होंने परेड में शामिल होने वाली कंपनियों के परेड को 13 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। आज चुस्त दुरुस्त परेड की सफलता के साक्षी हम सभी हैं। अब राज्य के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रही है। ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। हम आपको जानकारी दे दें कि आज कुल हमारी परेड में 9 झांकियां हैं। नौ झांकियों में सबसे पहली झांकी है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की। दूसरी झांकी है पर्यटन विभाग बिहार सरकार। तीसरी झांकी महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। चौथी झांकी कृषि विभाग बिहार सरकार की। पांचवी झांकी होगी बिहार अग्निशमन सेवा। छठी झांकी होगी उद्योग विभाग बिहार सरकार की। सातवीं झांकी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की झांकी। आठवीं झांकी है ग्रामीण विकास विभाग जीविका बिहार की झांकी। और नौवीं झांकी के रूप में आप सबों के बीच आएगी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार की झांकी। हम आपको जानकारी दे दें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितनी बातें आपके समक्ष रखी, सभी बातें तो झांकियों में प्रदर्शित कर पाना इस छोटे समय में कठिन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण संदेश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वो झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली झांकी है मद्य निषेध नवीन तकनीक का उपक्रम निबंधन विभाग की ओर से प्रदर्शित कराए जाने वाली झांकी में विभाग द्वारा मद्य निषेध के कार्यान्वयन से छापामारी में प्रयोग की जा रहे नवीन तकनीक का प्रदर्शन, जिसमें शराब पीने वाले व्यक्तियों की पहनारे, शराब के अवैध निर्माण की रोकथाम के ड्रोन, आसपास के क्षेत्रों में शराब संग्रह या निर्माण की सूचना संग्रहित करने की युक्ति का प्रदर्शन, श्वान दस्ते से शराब का पता लगाने का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही नशा के विरुद्ध जन चेतना जागृत करने हेतु स्लोगन आदि का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पहली झांकी है मद्य निषेध हेतु नवीन तकनीक का उपयोग। मुख्य मंच के सामने से स्वतंत्रता दिवस 2022 की पहली झांकी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग बिहार सरकार की झांकी। विश्व के पर्यटक मानचित्र पर गांधी सर्किट को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह ने उत्साह की एक लहर पैदा की और पूरे राष्ट्र को एक बहु सुधार कार्य किए। मोतिहारी के साथ साथ आसपास के इन गांवों का
गांधी सर्किट, गांधी परिपथ में विशेष स्थान है। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में गांधी महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा प्रदर्शित झांकी में अग्रभाग में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के रोड मैप का प्रतीक लोगों को मुख्य रूप से दिखाया गया है तथा ट्रक केबिन के पैनल पर माहवारी स्वच्छता अभियान को तितली की आकृति में स्कूल जाती छात्राएं पूर्ण उमंग के साथ विद्यालय को जा रही है तथा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर उपयुक्त विकल्प को प्रदर्शित किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षिकाओं को एमएमएस स्टार अवार्ड 2022 के तहत लैपटॉप एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। हमारे बीच मुख्य मंच के पास आती हुई कृषि विभाग, कृषि निदेशालय बिहार की झांकी। विषय है 7 निश्चय 2 अंतर्गत हर खेत को पानी हेतु पक्का चेक डैम। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा 30 फीट तक की कुल 1480 पक्का डैम का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में दक्षिण बिहार के कुल 18 जिलों अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर और जहानाबाद में ये योजना कार्यान्वित की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी हेतु पक्का चेक डैम, झांकी के अग्रभाग में जल संरक्षण सुनिश्चित कराने और उससे विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथों से बारिश की बूंद संरक्षण को दर्शाया गया है। मध्य भाग में पक्का चेक डैम की संरचना और अंतिम भाग में पक्का चेक डैम में एकत्रित पानी को। अगली झांकी बिहार अग्निशमन सेवा की है। विषय है अग्नि सुरक्षा, अग्नि निवारण। क्षमता वृद्धि हेतु पहली बार ट्रेनिंग कैलेंडर बनाकर लगभग 2500 कर्मियों को राज्य के अंदर और बाहर भेजकर प्रशिक्षण कराने के साथ साथ अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण हेतु 20 आधुनिकतम अग्निशमन वाहनों के अलावा कई उपकरणों का क्रय किया गया है। आप सभी सीधी नियुक्ति हेतु कार्यवारण के क्षेत्र में विगत वर्ष में के अग्रभाग में अग्नि सुरक्षा एवं जन जागरूकता हेतु मॉक ड्रिल एवं अग्निशमन कर्मियों द्वारा ज्ञान की बाजी लगाकर बिहार के लिए समर्पित भारतीय शिल्प अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में लगभग 5000 कलाकार काम कर रहे हैं। इस नीति का लाभ उन्हें मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अंतर्गत इस सुविधा प्रदान किया जाएगा। साइकिल है तैयार, हवाई जहाज उड़ाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू टीच ए गर्ल यू टीच ए कम्युनिटी, यानी अगर आप लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समुदाय को शिक्षित करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बालिका शिक्षा को सर्वोपरि रखा है। लड़कियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और इसी का परिणाम है कि बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उनका हो चाहे वो खेल का मैदान, लड़कियों ने स्कूल जाती बच्चियां, कॉलेज जाती लड़कियां, ऑफिस जाती नारी, जहाज उड़ाती नारी, घर परिवार समाज संवारती नारी। जी हाँ, बेटियां पढ़ेगी, सशक्त होगी नारी, समृद्ध बिहार की पूरी है तैयारी। और वो देखिए काल चली आ रही को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ने का संकल्प लेकर शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका की ये महिलाएं आज गर्व से अपना माथा ऊंचा कर चली आ रही है। अपनी उन्नति के 15 सालों की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जीविका से जुड़ी 3 ग्रामीण महिलाओं की प्रतिमूर्ति, जिनमें से एक बिहार के हर जिले के सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्कूलों में शुरू की गई 69 दीदी की
रसोई में जीविका दीदियों ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है और बीच में है अपने कंधे पर झोला और हाथों में रजिस्ट्राइक संसाधन सेवी जो पूरे राज्य में 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह और इससे जुड़े 1,27,00,000 ग्रामीण परिवारों और सतत जीविकोपार्जन योजना जीविका रूपी एक विशाल जहाज के रूप साथ। और सबसे पीछे नौवीं नया बिहार, बढ़ता बिहार है। वीरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह बिहार ही है जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। इसे बिहार की भूमि पर आध्यात्मिक सूफी संतों ने प्रज्ञता का विस्तार किया। विकसित बिहार में बने थे स्थल चिन्ह अनंत काल से चली आ रही समग्रता, समन्वय और चतुर्दिक विकास की अनूठी परंपरा की झलक को दर्शाता है। ये झांकी, ये सभी भवन अप्रतिम स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। मां बोधि कन्वेंशन सेंटर, प्रकाश कुंज और अंजुमन इस्लामिया हॉल आने वाली युवा पीढ़ी को ज्ञान, सहिष्णुता एवं दृढ़ता के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये अंतिम झांकी 9वीं झांकी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की थी। कुल 9 झांकियों का प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 के इस अवसर पर। आज के समारोह में परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों को भी देखा और राज्य की प्रगति को आधार बनाकर विभिन्न परिषदों, विभागों की ओर से प्रस्तुत झांकियों को भी देखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के मौके पर बेस्ट टर्नआउट, हमारे जजेज भी बैठे हुए हैं और वो मार्किंग कर रहे हैं और फिर झांकियों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। हमारे पास रिजल्ट भी आ गया है, हम आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले आपने परेड देखा, महसूस किया। बेस्ट परेड में हमारे माननीय जजों ने सूचना दी है। बेस्ट परेड में सीआरपीएफ को रखा है। जोरदार तालियां। बेस्ट टर्नआउट में हमारे माननीय जजों ने जो रिपोर्ट हमें दी है वो है प्रोफेशनल एसटीएफ और बेस्ट प्लाटून कमांडर में जिन्हें दिया गया है सम्मान, वे हैं एसएसबी। और फिर सेकंड इन कमांड, जिन्होंने 13 दिन लगातार परिश्रम किया, परेड को तैयार किया, हमारे परेड कमांडर को सौंपा, तैयार किए परेड को। सेकंड इन कमांड में हैं सार्जेंट सोनू निगम और आईपीएस अधिकारी श्री अभिनव धीमान को अपने बीच बारी है झांकियों की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में हम आपको जानकारी दे दें। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार को तीसरे नंबर पर हमारे माननीय सदस्यों ने रखा है। दूसरे नंबर पर जिस झांकी को सम्मानित करने के लिए हमारे पास रिजल्ट आया है वो है बिहार अग्निशमन सेवा। और पहले नंबर पर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे कृषि निदेशालय।
कृषि विभाग कृषि निदेशालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरे में बिहार अग्निशमन सेवा और तीसरे नंबर पर बिहार शिक्षा परियोजना। हम आपको जानकारी दे दें, ये सम्मान पहले यहीं दिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि ये सम्मान एक तिथि तय कर संबंधित विभागों को सूचित किया जाए और सूचित कर उस तिथि को ही वो पूरा दिन वो सम्मान दिया जाए। इसलिए ये सूचना राज्य सरकार की ओर से आप तक पहुंचाई जाएगी तिथि की, और उसी दिन आप उपस्थित रहेंगे। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज का ये राष्ट्रीय पर्व समाप्त करने की हम अनुमति चाहेंगे।